अध्याय 1 भारतीय संविधान। अभी हम लोग इस पाठ के अगले विभाग में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई कई समुदाय थे और इनकी न तो भाषा एक थी, न एक धर्म था और न ही एक जैसी संस्कृति थी। और वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था और कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी। जनता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भयानक थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफी जोर दिया गया। अभी आगे बढ़ते हैं। एक है संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर भी वहां पे है और पंचायती राज और व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप लोग कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 की किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था और इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदायों की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यहाँ शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने पाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फैसले लेंगे और इसीलिए प्रांतिक स्तर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वायत्त अधिकार है। राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। अभी कार्य क्षेत्र की हम लोग स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां भी दी गई है और जिसमें उन सूचियों में बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किन मुद्दों पर कानून बना सकती है। और इसके साथ साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्यों के लिए वैसे पैसे का इंतजाम कहां से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलता है। और भारत में तो भारत के सभी लोग इन स्तरों को राज्य स्तरों की सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा है संसदीय शासन पद्धति। सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब के शुरू में ही कांता की कहानी दी गई थी, जो वोट डालने के लिए कतार में खड़ी हो गई थी। और भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। और संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो शक्तियों को इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच स्तर का संतुलन बना रहता है। अभी हम लोग तीसरे भी स्थान के अंदर जाएंगे कि अभी हम लोग कहां पर थे। संविधान 2 में कि संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा।
संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है और इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। और आखिर में ऐसा है कि शक्तियों को इन शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर ही प्रत्येक अंग मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, अंकुश रखता है। आगे देखते हैं बच्चों। चौथा जो है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था और इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित ऐसे अधिकार हमारे पास होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं और इसी तरह संविधान राज्यों और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे जो अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है और इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा यह है कि वे अधिकार हर उस सत्ता और हर संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में आपको लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।